ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ आज के वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स को ऑन बिहाफ ऑफ यूबीएल फंड मैनेजर्स। माय नेम इज तनवीर अहमद हरल। आई एम अ मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बेस्ड इन साउथ अफ्रीका। ये हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया फॉर फीमेल्स ओनली, क्योंकि इसकी मेरा ख्याल है काफ़ी ज़रूरत थी। मेरे साथ दो कोलीग्स हैं यूबीएल फंड मैनेजर से, मिस वसीला खान एंड निम्रा मजीद। Okay, we will start with the presentation. I'll just give an introduction and then hand over to my colleagues, Miss Vasila and Nimra. जी, sorry. Okay, ये एक table of contents जो basically आज हम topics cover करेंगे. Why financial well-being is essential for females. What are the common dreams, financial goals? What impacts your savings most negatively? What is the difference between savings and investments? फीमेल्स के प्रेफर्ड मोड्स क्या होते हैं जिसमें जनरली वो उसके तरीके से सेविंग या इन्वेस्टमेंट करती हैं, कौन सी ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, इस पे डिटेल से बात होगी। और यूबीएल फंड्स आपको आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है। सो मैं अब हैंड ओवर करूंगा मिस निम्रा मजीद को। शी इज एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड relationship manager, rather area manager in UBL Fund Managers team. Okay, over to you, Nimra. Thank you so much, Tanveer. Assalamu alaikum, everyone. This is Nimra Abdul Majid. I'm serving in UBL Fund Managers in the capacity of area manager since 2013. First of all, I would like to thank you all for coming over here. Moreover, I'm hoping that you all are fine and well, doing good. Let's moving towards our today's session agenda, which is how to take control for specifically on your financial well-being. Let's start it with the most important content, which is why financial well-being is essential for females. अच्छा, ये बात तो हमें ये टॉपिक दिख रहा है, हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल वेलबीइंग क्यों ज़रूरी है, बट उसके लिए कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वील बी लर्निंग के व्हाई वी नीड एवरी वुमन टू बी इंडिपेंडेंट इन आवर सोसाइटी, स्पेशली द वर्किंग वुमेन्स, और ऑब्वियसली वी आर आल्सो कंसीडरिंग द हाउस होल्ड एज वेल। अच्छा, इस सेशन के बाद हम एजुकेट करेंगे, इस सेशन के साथ साथ हम एजुकेट करेंगे कि आप कैसे अपनी रिजीम में रहते हुए आप सेव कर सकते हो और उसको अपनी सेविंग्स को आप और मोर उसको ऐड ऑन कर सकते हो। रीज़न क्या है फाइनेंशियल वेलबींग का स्पेसिफिकली, अगर उसको पहले स्टार्ट किया जाए तो यू ऑल आर नो दैट आवर सोसाइटी इज इवॉल्विंग एज फीमेल्स आर गेटिंग मोर एमेंसिपेटेड। अच्छा, उसी की वजह से एक नीड क्रिएट होती है इन वुमेन्स, तो विच इज़ द एजुकेशन। Basically, education of females in the family is the best investment for their future empowerment and the financial freedom. अगर बात की जाए, आप मदरहुड की बात करती हैं, द वर्किंग वुमेन दोज आर मैरिड एंड दे हैव चिल्ड्रन, तो द मदर्स बिकमिंग न्यूक्लियस इन द फैमिली यूनिट्स एंड हैव मेजर से इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। सो एक और रीज़न है इसका कि फाइनेंशियल वेलबींग क्यों होनी चाहिए, फाइनेंशियल वेलबींग इन वुमेन स्पेसिफिकली क्यों होनी चाहिए। इट इज़ ये जॉइंट फैमिली सिस्टम विच इज़ ग्रेजुअली डिसअपेयरिंग एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ड्यू टू इकोनॉमिक एंड सोशल नीड। अच्छा, इसको फर्दर थोड़ा सा और मैं एलेबोरेट करना चाहूँगी। हमारे पास एक थोड़ा बहुत ये स्टैट्स अवेलेबल है जो हमारी रिसर्च टीम ने थोड़ा सा इसको कंपाइल किया और उसको हम आपके सामने बताना चाह रहे हैं। द रीज़न इज़, जो ये स्टैट्स डिस्कस करने का रीज़न ये है कि वर्किंग वुमेन में ऑलमोस्ट जितनी भी पॉपुलेशन है वो कंसिस्ट करती है, लाइक फीमेल्स आर मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर आप होल पॉपुलेशन की बात करें तो वीमेन्स आर मोर देन मेन, लेकिन yet still only 3% of the females have bank account if you are comparing it with the males, which is 17%. तो ये क्वाइट अलार्मिंग है कि स्टिल वर्किंग वुमेन है, हम लोग जॉब कर रही हैं, लेकिन स्टिल ओनली 3% ऑफ द फीमेल्स हैव बैंक अकाउंट करंटली राइट नाउ इन स्पेसिफिकली पाकिस्तान। अच्छा, उसके ये स्टैट्स थोड़ा सा अलार्मिंग थे। अलार्मिंग इज इन अ सेंस लाइक ये थोड़ा सा आपकी अटेंशन सीकिंग, आपकी अटेंशन ड्राइव करते हैं इस तरफ कि वी नीड टू स्टिल वर्किंग मोर, ऑल्दो वी आर गोइंग ग्रेट इन स्पेसिफिकली। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, बहुत प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, फीमेल्स आगे ग्रो कर रही हैं, बट स्टिल वी आर फार बिहाइंड जो जिस स्टेज पे अभी होगा। कि अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ की बात की जाए तो ओनली 10% जो ऑल एडल्ट्स हैं पाकिस्तान के, दे मतलब ये प्रोपोर्शनेट है जो 15 प्लस हैं और जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वगैरह में अकाउंट रखते हैं।
तो सबसे लीस्ट शायद पाकिस्तानी यहाँ पे मुझे दिख रहा है विच इज़ 10.3%, और अगर इसमें आप स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात कर लेंगे वो मैंने अगेन जैसे पहले बताया वो 3% है। वेरएज अगर आप थोड़ी अच्छी साउथ एशियन या ईस्ट पैसिफिक और साइड पे जाके देखें तो वो मोर देन 50+ है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी अटेंशन हम लाएं और उसके बारे में थोड़ा सा सोचें, इसीलिए एक सेशन हमने आज वेबिनार रखा है। मोरोवर चलें इसको मूविंग फॉरवर्ड, हम कुछ बात करें फाइनेंशियल वेलबींग की, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल वेलबींग आर कंसिस्टिंग ऑफ सम कॉमन ड्रीम्स। वो कॉमन ड्रीम्स जिनको हम फाइनेंशियल गोल्स भी कहते हैं। फाइनेंशियल गोल्स आर बेसिकली होते क्या हैं, अब वो हम थोड़े से लिस्ट डाउन कर दिए हैं जो कि बहुत आपके टिप्स पॉइंट पे भी होंगे। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, या अगर आपके पास बहुत एम्बिशियस आपकी थोड़ी सी लाइफ है, आप आगे कुछ अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंसी के साथ कुछ करना चाहती हैं, तो यकीनन आपके पास भी कुछ गोल्स होंगे जो आप अचीव करना चाह रही होंगी। वो गोल्स कुछ हमने लिस्ट डाउन किए हैं जो कि मैं जस्ट उसको थोड़ा रीड आउट करूँगी बिकॉज इसको हम आगे जाके फर्दर मजीद डिस्कस करेंगे। कुछ इमरजेंसी फंड नीड्स के लिए आप सेव कर रहे होते हैं, जब खुदा न करे कोई लाइक रेनी डे सिचुएशन आपके पास अगर हो जाए, लाइक कोविड की ऐसी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वी विल बी वर्किंग फ्रॉम होम और हम आइसोलेट हो जाएंगे इस तरीके से, तो हमारी इकोनॉमी पे एक बड़ा डिच पड़ेगा। बट सिंस उससे हम गुजर रहे हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल प्लानिंग इसके लिए नहीं थी। मोर लोगों के पास होगी बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हम लोग को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। फर्दर अगर बात करते हैं तो आप सेव करते हैं अपनी सेल्फ हायर एजुकेशन के लिए। इसकी मैं एग्जांपल अपने से रिलेट कराऊंगी। बेसिकली राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई हैव जॉइंड यूबीएल फंड मैनेजर्स बैक इन 2013। उसके बाद लाइक आई थॉट कि आफ्टर अ ईयर के अपनी हायर एजुकेशन आपने फर्दर अब मैंने परसू करना है, तो व्हाई नॉट, मैं सिंस अर्न कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो व्हाई नॉट मैं अपनी ही कुछ सेविंग्स शुरू करूँ उसके बाद, लाइक फॉर एमबीए और एमफिल, इस तरीके के अपना करियर परसू करूँ फर्दर। तो I started saving my some proportion from my salary, और after a year I took admission in a very good university। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो MBA है वो हो भी चुका है, and I'm pursuing further more education in my career path। अच्छा, सेल्फ एजुकेशन की बात हो गई तो आप अपने लिए सेव कर सकते हो, सिंस अगर आप अर्न कर रहे हो तो वाई यू आर बर्डनाइजिंग योर गार्जियन और योर पेरेंट, सिंस के जो ग्रेजुएशन एक बेसिक आपका लेटर होता है जिसके बाद आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं। फर्दर कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि परचेजिंग अ कार फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर योर फैमिली, आप वोकेशंस प्लान करते हो, आप पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग प्लान करते हो, स्पेशली ज़ियारत, हज एंड उम्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके गोल्स में होती हैं जो कि इन लॉन्गर रन आप इसको अचीव करना चाह रहे होते हैं या उसके लिए आप सेव कर रहे होते हो। अच्छा, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अब वर्किंग वुमेन के साथ साथ मैरिड वुमेन की बात करें जो दे हैव चिल्ड्रन, तो वो सेव करना चाहती हैं अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। दे वांटेड टू सेंड देम इन अ वेरी गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन फ्यूचर टाइम, जब वो एडल्ट या ग्रोन हो जाए या उनकी एज आ जाए कि वो अपनी हायर एजुकेशन की स्टेज पे पहुंच जाए। इसके अलावा कुछ अगर आप बिगर ड्रीम की बात करें तो रेनोवेशन एंड बिल्डिंग योर ड्रीम हाउस भी इसमें आ सकता है। आपकी चाइल्ड मैरिज है, स्पेसिफिकली मैं एम्फेसाइज करूंगी इस पॉइंट पे कि फैमिली हेल्थ केयर, यानी आपके पेरेंट्स एज दे आर ग्रोइंग ओल्ड, तो फैमिली हेल्थ केयर भी बहुत मैटर करता है जिसके लिए आप सेव कर रहे होते हैं। तो दीज वर सम, लास्टली इज रिटायरमेंट, जो कि हम लोग सोचते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारे लिए क्या पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसके लिए ये जो कॉमन गोल्स होते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई, आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैम यू नीड अ प्रॉपर फुल फ्लैश फाइनेंशियल प्लानिंग जिसके थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, तो थोड़ा सा फर्दर मोर जाने से पहले हम थोड़ा सा डिसाइड, मतलब ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। फ्रेंकली स्पीकिंग, ट्रस्ट मी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग के पास माइंडसेट, बैक माइंड ये होता है कि लाइक सेविंग्स ही हमारी इन्वेस्टमेंट है जो हम फ्यूचर टाइम के लिए सेव कर रहे हैं, बट लिटरली व्हाट इज सेविंग? सेविंग जनरली डज नॉट एड एनी amount value, yeah, earn any profit or return in your purchasing power. It's gradually decrease your purchasing power or yeah, the investment value, the save value that you are currently saving for the future. अच्छा, ये होता क्यों है? It is due to inflation. बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन महंगाई है। इसको हम फर्दर और डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। उसको मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको ये रिलेट करा सकती हूँ कि इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है। इन्फ्लेशन ये होता है कि अगर आपके पास अभी एक 100 रुपये का नोट है, तो इन फ्यूचर टाइम वो 100 रुपये आपको उतनी वैल्यू नहीं रखेगा कि जो एक प्रोडक्ट आप अभी बाय कर सकते हैं, इन फ्यूचर टाइम आप वो सेम प्रोडक्ट 100 रुपये में बाय नहीं कर सकते। मोरलेस उसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी होगी, वो माइट भी अवेलेबल 110 रुपीज़ का अवेलेबल होगा, लाइक बट स्लाइटली उसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी होगी, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास ऑयल प्राइसेस होती हैं, गोल्ड प्राइसेस होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं।
अच्छा, जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे ऑफ सेविंग है जो हम आमतौर पे ख़वातीन करती हैं, क्योंकि हम लोग के पास थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, हम लोग रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो हम क्या करते हैं, जो बेसिक हमारे पास मेथोडोलॉजी है विच इज़ कैश इन हैंड और लॉकर, आप घर में अमाउंट सेव कर लेते हैं। अच्छा, घर में अमाउंट सेव करने से ये तो हो रहा है कि ठीक है आपके पास एक अमाउंट एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट सेव हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, बट आप उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पा रहे कि वो इन फ्यूचर की जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसकी बेस वैल्यू, वो उसको बाय द टाइम ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। यानी आज के 100,000 रुपीज जो आप सेव कर रहे हैं वो इन फ्यूचर टाइम 100,000 रुपीज के बराबर नहीं होंगे, वो मोर और लेस 90-80,000 तक डेप्रिशिएट कर चुके होंगे। अच्छा, कुछ एडवांसमेंट आई है क्योंकि सिंस हम वर्किंग वुमेन है, तो होता क्या है कि जॉब करते हैं तो अकाउंट खोलते हैं, तो करंट अकाउंट खोल लेते हैं। स्टिल करंट अकाउंट खोलने के बावजूद वी आर लाइंग ऑन दी परसेंटेज ऑफ 3% ओनली, जो कि स्टिल उस तरीके से हम फॉलो नहीं कर रहे जिस नहीं, तरीके से हमें करना चाहिए। जी तनवीर, कुछ बोलना? जी मैं कह रहा हूँ करंट अकाउंट में बैंक्स जो है ना वो कोई रिटर्न ऑफर नहीं करते, तो उस पे हाँ, कोई अगेन मैं प्रॉफिट नहीं वही होता। बताना चाह हाँ एग्जैक्टली हाँ। उसके बाद जी मैं ही बताया था। ऑल्दो एडवांसमेंट आई, हमने करंट जी अकाउंट तक तो खोल लिया, चलें कैश वाली ट्रेडिशनल वे आउट से निकल चुके हैं, बट करंट अकाउंट क्या होता है, वो आपकी अगेन कोई वैल्यू उसके अंदर ऐड नहीं कर रहा होता। लास्ट ट्रेडिशनल वे हमारे पास कमेटी सिस्टम है कि हम खवातीन क्या करते हैं कि जी हम एक अमाउंट एक्स नंबर ऑफ अमाउंट मंथली पे करना शुरू करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर जो फर्स्ट हाफ मेंबर्स हैं इस कमेटी के, वो बेनिफिशियल रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने हाफ ऑफ द अमाउंट पे किया होता है और वो एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं, बट रेस्ट ऑफ द हाफ का क्या, वो वही अमाउंट ले रहे हैं जो उन्होंने सेव किया, पहली चीज़। दूसरा, उसके अंदर कोई एडेड वैल्यू ऐड नहीं हुई। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन थी, ये थी सेविंग की। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट से। तो पहले इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं होती क्या है। इन्वेस्टमेंट की जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट इज व्हेन यू हैव द पोटेंशियल टू अर्न प्रॉफिट और रिटर्न ऑन योर सेविंग्स टू मेंटेन योर परचेजिंग पावर और फॉर योर कैपिटल ग्रोथ। इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जब आप सेव के साथ साथ उस सेविंग को इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो वो अपनी वैल्यू को ऐड ऑन करना शुरू कर देता है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है रिटर्न्स के साथ, आपकी वैल्यू में एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट या परसेंटेज आपकी वैल्यू में ऐड होना शुरू हो जाता है मंथली बेसिस पे, या जैसे भी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की है जिस भी क्लास में। तो ये सम ऑफ दी मोड्स आर अवेलेबल, लाइक आप पीएलएस सेविंग अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट खोल लेते हैं, जिसमें आपको एक परसेंटेज, स्पेसिफिक परसेंटेज करंट रेट के हिसाब से बैंक आपको प्रोवाइड, कमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा कुछ खवातीन इसमें टर्म्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स ले लेती हैं। कुछ खवातीन नेशनल सेविंग्स की सर्टिफिकेट की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि अच्छा देखिए, ये सारी चीज़ें वो हैं जो थोड़ी ट्रस्ट वर्दी हैं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल पर्सनली, जब हम भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना स्टेप आउट नहीं किया था या अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमें भी थोड़ा फेयर होता था कि अगर अमाउंट कहीं रखवा रहे हैं तो करंट अकाउंट के अलावा कोई अकाउंट ना हो, तो कहीं पैसे डूब ना जाएं या हमारे लॉस ना इनकर हो जाए, तो थोड़े से फेयर्स बिल्कुल होते हैं। बट सिंस इन फेयर्स को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए ये सेशन रखा गया है कि आप इन चीज़ को कैसे, इन रिस्क को, इन अनफोर्सीन इवेंट्स को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट डाउन है, लाइक आप गोल्ड सिल्वर लेके रख लेते हैं, तो ऑब्वियसली गोल्ड सिल्वर बाय टाइम अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा होता है। मैं अभी आगे इन सबके प्रॉज एंड कॉन्स आपसे डिस्कस करूंगी कि ये इन्वेस्टमेंट तो अवेलेबल हैं आपके पास जो आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर रही होती हैं, बट म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है वो पेंटिंग्स या एंटीक्स और कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग व्हीकल्स भी परचेज करते हैं। और अगेन ये सारी चीज़ें जो फिक्स्ड साइड का आती हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो चलें फर्दर थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसके प्रॉज एंड कॉन्स फर्दर हमारे पास आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी सेविंग को कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे बेस पॉइंट तो आपका इन्फ्लेशन ही है। तो इफ़ यू आर सेविंग विदाउट इन्वेस्टिंग देन यू आर एट रिस्क। और वो रिस्क क्या है, मैं अगेन रिपीट करूंगी, इट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम बहुत सिंपल वे में बता सकते हैं, इट इज़ महंगाई, जो कि रिड्यूस विच इज़ रिड्यूसिंग योर सेविंग वैल्यू ओवर द टाइम इन्वेस्ट करते हैं या जो भी थे, उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो लेट्स डिस्कस इट। Gold basically is a good hedge against PKR depreciation, but has custody and कटौती risk. Custody risk basically क्या है? Custody risk is like आप उसकी possession लेके अपने पास उस physical gold को आप अपने पास घर में रख रहे हो या कहीं लॉकर में रख रहे हो, तो अगेन आपको थेफ्ट का या इस तरीके के रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहते हैं।
और दूसरा, अगर आप कटौती रिस्क की बात करते हैं तो आपको भी आइडिया होगा कि जब आप परचेज्ड गोल्ड जब आप सेल करने जाते हैं तो उसमें एक एक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट विच इज़ लाइक 10 to 15% वो जो बायर होता है गोल्ड का वो उसमें से डिडक्ट कर लेता है, बिकॉज वो ऑब्वियसली जो चीज़ टेंजिबल होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को डेप्रिशिएट करती है, क्योंकि वो एज न्यू नहीं रह सकती कभी भी जब भी टाइम गुजर रहा होता है। डेप्रिसिएशन का आपको आइडिया होगा कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बाय टाइम डिक्रीज हो रही है, वो डेप्रिसिएशन है इसके अंदर। एक तरीके से मनी टर्म्स में आप इसको इन्फ्लेशन कह लें और लाइक कमोडिटी टर्म में आप इसको डेप्रिसिएशन कह लें। दूसरा ट्रेडिशनल मोड ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट विद इन्वेस्टमेंट इज रियल एस्टेट, बट अगेन रियल एस्टेट इज एन it needs bigger amount for investment and also needs huge documentation process और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इलिक्विड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेनी डे के लिए सेव करना था, इमरजेंसी फंड्स के लिए सेव करना था, तो आपने कोई एसेट लेके और एसेट भी रियल एस्टेट परचेज कर लिया। अब आपके पास अब आपने ढूंढना है कि आपके पास कौन बायर अवेलेबल हो, और बायर अवेलेबल भी हो तो आपकी डिमांडेबल प्राइस पे अवेलेबल हो। फिर जब आप उसको सेल करेंगे उसकी ट्रांजेक्शन होंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो बहुत इलिक्विड प्रोसेस है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो महीने 2 महीने तो ईजिली वो ले ही लेता है। तो आप इमरजेंसी नीड्स यहाँ से पूरी नहीं कर सकते। फर्दर लास्ट ऑप्शन हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अवेलेबल है स्टॉक्स में, जबकि अगेन अगर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इट नीड्स एक्सपर्टीज एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको प्रॉपर फुल फ्लेज नॉलेज नहीं होगी किन स्क्रिप्ट्स में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो यू माइट बी एट ह्यूज लॉस। अगर आपको नहीं पता कि जिस कंपनी के स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अभी उसके अंदर जो उसकी इंटरनल जो उसकी इक्विटी है वो कैसी चल रही है, इंटरनल उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैसा चल रहा है, अगर आपने विदाउट असेसिंग दोज थिंग्स आपने उसकी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो यू विल बी एट बिग रिस्क। इवन आप शायद जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड इन्वेस्टमेंट है उससे भी ज़्यादा रिस्क में होंगे। तो इन चीज़ को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? तो नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग थ्रू म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड बेसिकली आप ये समझ लें, जिस म्यूचुअल फंड फर्दर होता क्या है डिटेल में आपको ये वसीला बताएंगी, बट इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं कि बेसिकली म्यूचुअल फंड गिव एक्सेस टू मैनी एसेट क्लासेस। मैनी एसेट क्लासेस से मेरा मतलब है कि हमने ऊपर गोल्ड डिस्कस किया, हमने ऊपर रियल एस्टेट डिस्कस किया, हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज डिस्कस किया, और फर्दर जो पीछे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स एंड टीडीआर एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास एसेट क्लासेस में आते हैं। तो फर्दर ये एसेट क्लासेस होते क्या क्या है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये आपको इन फ्यूचर अभी मेरे पार्ट के फौरन बाद वसीला आपसे डिस्कस करेंगी। उससे पहले थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम फीमेल्स का प्रेफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है। बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया कि कमेटी सिस्टम पे हम बहुत ट्रस्ट रखते हैं, या हमारे लिए बहुत इजी है कि आपने विदाउट इन्वॉल्विंग एनी बैंक ट्रांजैक्शन आप कैश ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। आपने किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के पास कमेटी डाली है, वहाँ पे आपने कमेटी सेव करना शुरू कर ली। आप क्या कर लेते हैं, गोल्ड एंड ज्वेलरी की साइड पे चले जाते हैं, या उसको कैश को कोशिश करते हैं आपके आपके लाइक आप एट हैंड ही रहे, आपके घर पे ही सेव रहे इस तरीके से। तो फ्यू फीमेल्स जो हमारे पास पाई जाती हैं, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो शायद प्रायर टाइम में मैं भी इस तरीके का माइंड नहीं रखती थी, बट जैसे जैसे आप लर्न करते हो, आप सीखते हो, आप जिस सोसाइटी में ग्रो कर रहे हो, जिस सोसाइटी में आप डे टू डे लोगों से मिलते हो, तो आपको आइडिया होता है कि आप बहुत यू आर लैकिंग फार बिहाइंड। तो इस तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं हो सकते। तो फ्यू और आर जो क्या करती हैं कि म्यूचुअल फंड मे बी यू माइट मोस्ट ऑफ यू हैव सम आइडिया अबाउट म्यूचुअल फंड, स्टॉक का आइडिया होगा, फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्ट कर लेती हैं, लाइक डॉलर हो गया, पाउंड हो गया। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कुछ होती हैं वो, लाइक मैंने आपको भी बताया कि जब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ओनली 3% ऑफ द वर्किंग फीमेल्स हैव बैंक वर्किंग ऑल टुगेदर फीमेल्स हैव 3% ओनली हैव द बैंक अकाउंट्स, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में विदाउट बैंक अकाउंट आप एंटर नहीं कर सकते, विच मीन्स ये फीमेल्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अभी तक एंटर ही नहीं हुई है। एंटर से मेरा ये मतलब है कि उन्होंने कोई मोड ऑफ सेविंग शुरू ही नहीं किया, इन्वेस्टिंग सॉरी, सेव तो वो कर रही हैं बट इन्वेस्टिंग नहीं शुरू किया, वो अपनी वैल्यू को बाय टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको डिक्रीज ही कर रही हैं। तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि देखते हैं। ओके, ओवर टू यू वसीला, आई थिंक इट्स योर पार्ट नाउ। थैंक यू। Okay. Thank you, Nimra. Assalamu alaikum, everyone. Actually, I am work at UBL Funds and capacity in sales manager. I am as a sales manager there. So actually, अगर हम निम्रा ने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है और इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो उनमें से एक बेसिक जो चीज़ है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या है, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, सबके दिमाग में पहले यही सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो
म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट पूल है, बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट पूल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब इन्वेस्टर पूल इस तरह है, यहाँ पे एक मैं आपको नॉर्मल सिंपल एग्जांपल दे दूंगी कि फॉर एग्जांपल जैसे आज की डेट पे अगर कोई हमारे पास 2 इन्वेस्टर हैं, ठीक है, एक इन्वेस्टर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल सपोज करें एक इन्वेस्टर हमारे पास है 5 लाख का और दूसरा इन्वेस्टर हमारे पास है 5 मिलियन का। तो दोनों इन्वेस्टर एट द सेम टाइम एक पूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक पूल में जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जब हम प्रॉफिट शेयरिंग पे आते हैं तो उन दोनों को प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज जो है वो इक्वली मिलेगी, इक्वल प्रॉफिट शेयर होगा एट द टर्म ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा परसेंटेज जो है प्रॉफिट रिटर्न जो है सपोज कर लें एंड ऑफ द मंथ 5 to 6-7% आ गया, फॉर एग्जाम्पल 6 to 7% आ गया फ्रॉम एनी फंड, किसी फंड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि दोनों को उनके प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से इक्वली शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। अदर देन हमारे पास क्या है, म्यूचुअल फंड्स में हमारे फंड मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स टीम है, एक प्रोफेशनली हायर्ड फंड मैनेजर टीम है जो कि मोस्ट ऑफ देम जो है हमारी CFA क्वालिफाइड टीम है। उसके साथ हमारी एक रिसर्च टीम है जो सारी चीज़ों पे ऊपर वर्कआउट कर रही होती है कि आज कौन से स्क्रिप्ट सही है, कौन से स्क्रिप्ट जो है आगे जाने वाली है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से फंड्स अच्छे हैं। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें एक टीम, हमारी रिसर्च टीम जो है उस पर काम कर रही होती है। अच्छा, सेकेंड पार्ट ये आता है कि फॉर एग्जांपल जैसे म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन कर रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड किसके थ्रू रेगुलेट कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली रेगुलेट कर रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान एक इदारा है जो भी म्यूचुअल फंड्स की MCs हैं उन्हें रन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स को रन करते हैं, स्टेट बैंक जो है बैंक्स को रन करता है, तो सेम एज इट म्यूचुअल फंड का रेगुलेटरी SEC है। नेक्स्ट हमारे पास म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड के एसेट्स को कस्टोडियन कौन कर रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड्स के जो एसेट्स हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो किसके हाथ में, किस तरह। देखें काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है, मतलब वो हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये बहुत सारे शक व शुबा इस तरह के सवालात लोगों के दिमाग में आते हैं। तो उसके लिए सिंपल यही है कि म्यूचुअल फंड का टोटली जो कंट्रोल है, जो कस्टोडियन है वो CDC है। और आई थिंक CDC के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि वो हमारा एक कस्टोडियन है जो एसेट्स को कंट्रोल, हमारे म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, सेकंड जो भी MC हो, चाहे बैंक हो, कुछ भी हो, उनके ऑडिट तो होते ही रहते हैं। तो सेम एज म्यूचुअल फंड्स के भी कुछ एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिट्स उनके किस तरह होते हैं, उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बेस पे होते हैं, मतलब रेट्स पे होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी म्यूचुअल फंड AMC जो है किस रेट पे है, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, फंड परफॉर्मेंस के ऊपर, तो अलग कैटेगराइज होते हैं और उस हिसाब से वो MC जो है रेटेड होती है। उसके बाद हमारे पास से डिफरेंट फंड्स हैं, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं। लाइक जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्लासेस आती हैं, जिसमें हमारे प्लान्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट एवेन्यूज आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के, कि हम किस किस एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है रादर देन कि आप एक जगह अपना पैसा लगा दें, एक जगह ही आप इन्वेस्टमेंट करें। तो म्यूचुअल फंड में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं एसेट क्लास के जरिए, कि आप किस चीज़ में, किस फंड में, किस रिस्क के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो डिवाइड कर सकते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट अगर हम करें तो मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट होती है, मिनिमम स्टार्टअप किस तरह से ले म्यूचुअल फंड में आने के लिए या UBL फंड्स में आने के लिए। देखें, म्यूचुअल फंड में आने के लिए UBL फंड्स के साथ अगर आप आ रहे हैं तो हमारी यहाँ इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 से स्टार्ट होती है, ठीक है। मिनिमम आप अपने 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट 500 के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने के बाद आप उसमें अपना अमाउंट एड ऑन कर सकते हैं। आप, इट्स अप टू यू, आप जितना अमाउंट उसमें मैक्सिमाइज कर सकें, आपके नीड के हिसाब से आप जितना उसमें ऐड करके अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज कर सकें। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये आता है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले यही माइंड में आता है कि रादर जो हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल है कि हम किसी टाइम भी इसको विड्रॉ कर सकें। यस, इट इज। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी किसी भी टाइम इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। आप मतलब विड्रॉ करने की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि सपोज अगर आपने 6, 7, 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट की है या अराउंड 1 साल तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट की है और सडनली, जैसे अभी निम्रा ने एक एग्जांपल दिया था कोविड का,
कि कोविड में इतनी सिचुएशंस हो गई थी कि सारे लोग वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं साथ में, तो आप इन दिनों के लिए या इस तरह के किसी भी टाइम के लिए आप इजीली आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। ओके, सिंपली नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अच्छा, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में आने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि म्यूचुअल फंड जो है टू कैटेगराइज फॉर्म में है। मतलब लाइक अगर आप म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो टाइप की कैटेगरीज है, एक है कन्वेंशनल और दूसरा है शरिया कंप्लायंट ऑप्शन। तो आप हमारे पास म्यूचुअल फंड में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप कन्वेंशनल में आना चाहते हैं, आप कन्वेंशनल में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप शरिया कंप्लायंट में आना चाहते हैं तो थ्रू आप शरिया कंप्लायंट भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि हमारे पास एक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स है जो हम कस्टमर की नीड्स को और जो हम कस्टमर के रिस्क को और प्रोफाइल को देके पूरे फंड्स जो है डिस्क्राइब किए हुए हैं कि हर फंड का रिस्क लेवल अलग है, हर फंड की जो है रिस्क का और फंड जिस हिसाब से मतलब कस्टमर हमारे पास आना चाहता है अपने नीड के हिसाब से प्लान, मतलब कस्टमर की नीड के हिसाब से प्लान है, ठीक है। फॉर नंबर 1 हमारा जो प्लान यहाँ पे नजर आ रहा है आपको वो है मनी मार्केट फंड्स। अच्छा, बेसिकली मनी मार्केट फंड्स हमारे बहुत ही लो रिस्क फंड्स होते हैं और इसमें आप इजीली लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं सपोज बोलूँ तो मनी मार्केट में आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आराम से अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा अमाउंट भी लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ भी मिल सकता है। और इंडिविजुअल अगर आप रेगुलरिटी पे भी जा रहे हैं तो रेगुलरिटी पे भी आपको अच्छा एक मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इसका रिस्क जो है लो लेवल पे है, लो रिस्क पे है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कैपिटल प्रोटेक्टेड एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन फंड्स। अच्छा, ये फंड्स थोड़े स्पेशल टाइप के फंड्स होते हैं और ये बेसिकली इसमें हमारा जो कैपिटल है, जो आप कैपिटल हमारे पास ऐड कर रहे हैं वो कैपिटल आपका प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। सिर्फ वेरिएशन आती है प्रॉफिट पे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे वेरिएशन आती है, वो फिक्स नहीं होता, वो आपका अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन आपका कैपिटल जो है वो आपका कैपिटल अब आप जिस तरह मैंने आपको ये कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड बता दिया, अब ये फंड हमारे पास कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, डेज होते हैं, लाइक 60 डेज के लिए या 40 डेज के लिए हमारे पास ये फंड आता है और उसके बाद ये फंड एक परफॉर्मेंस के लिए लॉक हो जाता है एंड आफ्टर इसकी मैच्योरिटी टाइम होती है 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। ओके, इसका जो हम अगर प्रोफाइल इसका डिस्कस करें तो ये भी लो रिस्क में ही या मॉडरेट रिस्क में ही आएगा, ज्यादा इससे हाई लेवल पे नहीं जाएगा इसका रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनकम फंड। सेम इनकम फंड भी हमारा मनी मार्केट की तरह ही है, वो भी हम इनकम फंड में जो है हम जो हमारे सुकूक्स होते हैं ये इनमें हम इनकी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इनकी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं इनकम फंड की। तो इनकम फंड में बेसिकली सेम वही लो रिस्क है, सेम आप 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट्स वही सेम प्रोसेस, लमसम कर सकते हैं या रेगुलरिटी पे कर सकते हैं सब। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रेसिव फिक्स्ड इनकम। ओके, एग्रेसिव फिक्स्ड इनकम में हमारे पास एक रेशो बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इसका पहले तो रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, ठीक है, इसका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है और इसमें ज्यादातर बॉन्ड्स और हमारे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। देन आफ्टर हमारे पास है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड जो है वो 2 फंड्स को मिलाकर हम बनाते हैं, लाइक बेसिकली ये है दो फंड्स का म्यूचुअल फंड। लाइक 50% जो हमारा इसमें स्टॉक है एंड 50% हमारा इसमें मनी मार्केट है या इनकम फंड जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन इसका जो रिस्क है वो मीडियम है, इसका रिस्क मीडियम है क्योंकि 50% जो स्टॉक है और 50% मनी मार्केट और इनकम फंड है, तो इसी वजह से रिस्क प्रोफाइल इसको हम कहलाते हैं मीडियम रिस्क प्रोफाइल में आता है ये। और ये लॉन्ग टर्म के लिए इट्स वेरी गुड, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है कि आप दोनों एक्सपोजर ले रहे हैं, साथ में इक्विटी का भी ले रहे हैं, साथ में आप मनी मार्केट या इनकम फंड का भी ले रहे हैं, तो एक आपका बैलेंस आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एसेट एलोकेशन फंड। ओके, एसेट एलोकेशन फंड बेसिकली इसमें काम हो रहा होता है 0 to 100 इक्विटी की तरफ। लाइक मतलब आप 0 से लेकर 100 इन बिटवीन आप इक्विटी में जा सकते हैं। बट इन पाकिस्तान यहाँ पे जो है एसेट एलोकेशन वो डिवाइड है 60-40 के रेशो पे। 60-40 रेशो इज दैट मीन कि 40% आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं एंड 60% जो है आप मनी मार्केट और इनकम फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम ये भी रिस्क प्रोफाइल में मीडियम उस पे आता है बिकॉज 40% आपका स्टॉक में है एंड 60% आपका मनी मार्केट एंड इनकम फंड साइड पे है। अच्छा,
वन मोर थिंग, अगर जिसे थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना है, फॉर एग्जांपल इक्विटी साइड पे वो कंप्लीट नहीं आना चाहता, तो एसेट एलोकेशन इज अ बेस्ट फंड, बिकॉज 40% जो है आप उसमें आ जाएंगे स्टॉक की तरफ, और 60 आपका सेफ साइड मनी मार्केट की तरफ रहेगा। तो रिस्क आपका लेवल इतना नहीं बढ़ सकता, जो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते ये उन कस्टमर्स के लिए। ओके, आफ्टर हमारे पास है इक्विटी फंड। देखें, इक्विटी फंड की हम बात जब भी करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात जब भी करते हैं म्यूचुअल फंड में या नॉर्मली, तो हमारे पास ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं कि नहीं हम स्टॉक में नहीं जा सकते, इक्विटी में नहीं जा सकते, पैसे गिर जाएंगे और लॉस हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें, इक्विटी और स्टॉक मार्केट जो है इसके लिए एक दो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और वो हर इंसान के पास, हर बंदे के पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती, ना ही इतना टाइम होता है कि आप इतना स्टॉक मार्केट को रिसर्च करें या डेली बेसिस पे देखें कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा। तो ये सारी चीजें इतना लोगों के पास मतलब इतना टाइम नहीं होता कि ये सारे चीजें सब कुछ देखें। तो म्यूचुअल फंड में ये बेस्ट ऑप्शन है कि ये सारी चीजें हमारे फंड मैनेजर्स कर रहे होते हैं, ये फंड मैनेजर्स कर रहे होते हैं, उनके पीछे जो रिसर्च टीम है वो सारी चीजें ये कर रहे होते हैं कि आज फंड कौन सा किस तरह परफॉर्म करेगा, कौन सा हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, कौन अच्छा नहीं देगा परफॉर्मेंस, किस में ज्यादा पोर्शन रखना चाहिए, किस में नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारे फंड मैनेजर्स के पास बहुत इजीली ऑप्शन अवेलेबल होता है, और उसमें आपके लिए ये टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल इजीली इसमें इन्वेस्टमेंट करके और फिर फंड मैनेजर्स के ऊपर छोड़ दें, वो आपके सारा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, जैसे अभी स्टॉक मार्केट कुछ दिनों में इतना हाई नहीं था, वो एक नेक्स्ट स्लाइड है, आई थिंक उस नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस कर लेंगे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट हमारे पास फंड है कमोडिटी फंड्स। कमोडिटी फंड्स बेसिकली गोल्ड फंड है। गोल्ड फंड में भी अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इंटरेस्टेड है कि भाई हम गोल्ड में भी कुछ डालें पैसा या डाइवर्सिफाई करना चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट अलग अलग फंड में, तो वो गोल्ड फंड भी प्रेफर कर सकता है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स। अच्छा, ईटीएफ्स क्या है? बेसिकली ये भी ट्रेड शेयर्स की तरह ही एक फंड है, ट्रेडिंग शेयर जिस तरह हम कहते हैं, ट्रेडिंग की तरह ही एक फंड। ये भी डायरेक्ट स्टॉक में ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसकी, लेकिन थ्रू आप यूबीएल फंड्स या थ्रू किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू करेंगे ईटीएफ के। मतलब ये आप डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड का एक फंड लेके और आप आराम से इजीली अपना शेयर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ओके, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हमारे पास डिफरेंट है, बहुत सारे प्लान्स हैं। प्लान्स में हमारे पास हर प्लान की कैटेगराइज है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे दूं प्लान्स की इन म्यूचुअल फंड्स और खास करके इन यूबीएल फंड्स में। तो हमारे पास जैसे चिल्ड्रन प्लान है, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान है, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान है, मैरिज प्लान है। उसके अलावा हमारे पास जैसे अभी निमरा ने लास्ट स्लाइड्स में बोला था कि अगर किसी का ड्रीम है कि हाउस लेना है मुझे, या किसी का ड्रीम है कि मुझे बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो उसके हवाले से भी हमारे पास ये चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान, मैरिज प्लान, हज प्लान, सेविंग प्लान, ये सारे प्लान हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड्स में आएंगे तो हम सबसे पहले यही सवाल होगा कि म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में आए क्यों, किस वजह से आए। सो म्यूचुअल फंड का मेन जो बेनिफिट है वो है वेल्थ एक्यूमुलेशन विद फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट इजीली आप किसी भी फंड में जितना अमाउंट आप करना चाहें, फॉर एग्जांपल जितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहें, आप इजीली फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ओवरसाइट है, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि हमारे पास एक टीम होती है, रिसर्च टीम होती है पूरी, हमारे पास एक फंड मैनेजर टीम है कम्प्लीटली। देन डाइवर्सिफिकेशन, आप इजीली डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में आप आ सकते हैं, आप 2-3 फंड एक साथ ले सकते हैं, हाई लिक्विडिटी है, एनी टाइम रिडम्पशन कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट ये उन लोगों के लिए है जो सैलरीड पर्सन है और या जो हायर बिजनेस पर्सन है, उनका जो टैक्स स्लैब ज़्यादा है, हाई टैक्स स्लैब में जो आते हैं, या नॉर्मल टैक्स स्लैब वाले भी हैं, वो इजीली अपना यहाँ से टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बाद। अच्छा, हमारी ट्रांजेक्शन जो है लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन है, कोई इतनी हेवी कॉस्ट नहीं है किसी भी ट्रांजेक्शन पे। लास्ट इज सेफ्टी एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप चाहें तो आप एक सिस्टमेटिक वे से भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे हम बेसिकली सिप के नाम से बुलाते हैं। तो आप उस तरह से भी अपनी इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे होंगे कि एनुअल प्रॉफिट रिटर्न्स ऑफ डिफरेंट एसेट क्लास के आ रहे हैं, जो कि 2001 से लेकर लमसम 2020 तक है। 2020 अभी एंड नहीं हुआ, बट समहाउ 2020 इन बिटवीन जितना भी हमने उतना ले लिया। तो अभी आप डिफरेंस देख रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक डिपॉजिट की अगर बात करें
तो बैंक डिपॉजिट अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं भी बैंक डिपॉजिट में अपने पैसे रखे हैं 2001 से लेकर 2020 तक, तो आपको जो वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है, मतलब 2001 से लेकर अब तक जो एक्यूमुलेटेड, ये पूरा एक्यूमुलेटेड है, ये कोई मंथली या इस तरह का नहीं है, सो इट्स 5.5%। ठीक है, तो आप खुद सोचे कि लास्ट 2001 से लेकर 2020 तक 5.5% सिर्फ। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं यूएसडी एंड पीकेआर, ये हमारे डॉलर पीकेआर हैं, इसमें भी सेम 5.5% हुई है। देन 1 ईयर टी बिल्स, अच्छा ये हमारे टी बिल्स हैं जो बैंक्स में टी बिल्स वगैरह में आप अकाउंट ओपन करते हैं या फॉर एग्जांपल टी बिल्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इट्स 8.8%। आप कुछ कह रहे थे तनवीर? जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये यूएस डॉलर वाली जो एग्जांपल थी कि अगर किसी ने यूएस डॉलर 2000 के एंड में लेके रखे थे तो उस पे सालाना एवरेज जो रिटर्न है एप्रिसिएशन वो 5.5% है। हमने देखा है पिछले 1-2 सालों 5.5। में, हाँ 1-2 सालों में शायद यूएस डॉलर बहुत तेजी से बढ़ा है, बट ये पूरे उस पीरियड को कवर करके एक सालाना एवरेज निकाली गई है। एग्जैक्टली ये वही बात हुई तनवीर कि अगर फॉर एग्जांपल कोविड सिचुएशन भी आई और उसमें अगर लॉस वगैरह भी हुआ तो वो सारी चीजें एकदम से कवर अप हो रही हैं अब। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है एनएसएस, ये नेशनल सेविंग के हैं हमारे सर्टिफिकेट जो एनएसएस में कर रहे होते हैं, वो 10.4% दे रहा है। 10.4% उन्होंने अब तक दिया है एज इट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड। अगर आप गोल्ड का देखें तो वो भी सेम 16.7% है एट द अभी तक 2020 तक का है ये। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम आ जाएं KC100 हमारे स्टॉक मार्केट में आता है। KC100 पूरी हमारी स्टॉक मार्केट है और अगर आप उसका अगर आप रिटर्न देख रहे हैं तो वो 18.3% है। अच्छा, 18.3% ये हाई लाइक KC100 जो है हमारा अगर 18.3% है तो ये स्टॉक मार्केट का है, मतलब जो भी शेयर्स हैं, शेयर्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या शेयर्स परचेज किए हैं, तो 18.3% है। अच्छा, यहाँ पे एक तनवीर मैं आपको एक बात बता दूं, अभी रिसेंटली जो हमने यूबीएल फंड्स की एक रिसर्च जो निकाली है, तो उसमें जो हमारे डिफरेंट स्टॉक में जो परफॉर्मेंस आई है, मतलब जो परफॉर्मेंस इनकर्ड हुई है डिफरेंट लास्ट 2019 1 जुलाई टू अब तक 20 तक, 19 से लेकर, या अगर हम जून की परफॉर्मेंस ले लें 19 से 20 तक, तो ये अलग अलग एक परफॉर्मेंस हमारे पास आई, मतलब जो रेशो हमने निकाला था कि लास्ट जो हमारी 1 जून 2019 टू 2020 जून, अभी 2020 जून तक जो है हमारे पास 10.36% हमने इंक्रीज किया है। मतलब जो ये सारी सिचुएशन आई हुई थी और इतना मार्केट नीचे थी, सब एकदम से वो हो गए थे कि इतने शेयर्स नीचे आ गए, और म्यूचुअल फंड में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी ऑब्वियसली वो भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ये इतना सब मार्केट वगैरह नीचे, तो हम ऊपर ये कैसे आ गए। और लिटरली जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये इन 3 to 4 मंथ्स में मार्केट इतनी अच्छी ग्रो की है मार्केट ने कि अभी जो मैंने जिस तरह आपको रिटर्न जून का बताया, तो इसी तरह हमारे पास जुलाई 2019 एंड 2020 तक जो रिटर्न आ रहा है वो 33.2% का आ रहा है विद इन 1 ईयर। और अगर सेम अगर मैं आज की आपको रिसेंट आपको अगर बताऊं कि अगस्त 2019 से अगस्त 2020 की जो हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही है वो आ रही 52.90%। तो ये वही बात है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। शेयर्स में आप जब भी आएंगे स्टॉक मार्केट में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आपको मैक्सिमम जो है 5 से 10 साल तक की रखनी पड़ेगी। मतलब अगर ये मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ 1 साल का रिटर्न अभी मैंने आपको बताया ना कि ये 2019 से 2020 तक का है, वो भी इतने सारी सिचुएशन अप्स एंड डाउन होने के बाद भी एकदम से कवर अप कर लिया। अच्छा, मैं तो इसमें ये ऐड सारी चीजें करूंगा, होती है। मैं इसमें एक ऐड करूंगा कि श्योर श्योर। हमने एक एनालिसिस किया पिछले 40 साल का, कि 40 साल में हमने डिफरेंट पीरियड्स उठा लिए कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि 10 साल के पीरियड में कभी किसी को नेगेटिव रिटर्न मिला। तो इंटरेस्टिंग बात ये एग्जैक्टली थी कि 10 साल जब आपका होराइजन हो, यानी टाइम पीरियड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हमारी पाकिस्तानी मार्केट जो लोग समझते हैं कि बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ऊपर नीचे होती है, 10 साल में कभी एक तो लॉस नहीं हुआ और बड़े अच्छे रिटर्न्स भी बने। बट 10 साल को अगर थोड़ा सा और बिल्कुल, बढ़ा लें तो रिटर्न्स आपके और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ज्यादा अच्छा, बढ़ जाएंगे। गोल्ड में मैं एक सिर्फ पॉइंट इसमें कहना चाहूंगा। गोल्ड में रिटर्न अच्छा बना है। गोल्ड का एक तो फैक्टर ये है कि गोल्ड में हमारी जो पाकिस्तान में प्राइस होती है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक होती है। तो इंटरनेशनली जो भी गोल्ड की प्राइस जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, तो वो
यानी पाकिस्तान रुपी में कन्वर्ट करके देखा जाता है। तो पिछले कुछ पीरियड में एक तो ये हुआ है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई थी, तो एक तो गोल्ड की प्राइस बढ़ी, दूसरा पाकिस्तान रुपी डिप्रिशिएट हुआ, तो गोल्ड के रिटर्न में गोल्ड शायद इंक्रीज, इस वजह से काफी इंक्रीज आया। काफी बट फर्क आया, गोल्ड बिल्कुल। गोल्ड में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जितनी यानी ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने जिक्र किया है, ये इनमें कोई ना कोई आपको एक स्ट्रीम ऑफ इनकम मिल रहा होता है। जैसे मिल ट्रेजरी रहा बिल है, बैंक डिपॉजिट है, तो आपने हूँ। 100 रुपए लगाए तो उसके ऊपर 5.5% और ऐड हो गया, या आपने सही, स्टॉक्स में लगाए तो, या फंड में लगाए तो फंड में कैपिटल गेन भी आ रहा है और डिविडेंड भी आ रहा है, तो दो स्ट्रीम ऑफ इनकम से आ रहा डिविडेंड होता भी है। आ रहा है, गोल्ड का ये है कि बिल्कुल वहाँ सही। स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है, वो सिर्फ जो रिटर्न है ना वो उसकी प्राइस में ऊपर नीचे होना है, उसकी प्राइस एप्रिसिएशन होगी तो रिटर्न मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ज़हन में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। करते हैं। जी, अच्छा जी। चलो, आई थिंक नेक्स्ट। हाँ जी, अब थोड़ा सा हम ओके, शॉर्ट ऑफ टाइम भी नेक्स्ट। है, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो हम या इंशाल्लाह एंड श्योर, पे उनको भी कैटर करेंगे जी। श्योर। ओके, नेक्स्ट ये यूबीएल फंड्स के बारे में आपको निमरा बताएंगी। सो निमरा, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू वसीला, बहुत ही थॉरो सेशन था आपका। अच्छा, बेसिकली अब थोड़ा सा बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बात कर ली, नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस अस व्हिच इज यूबीएल फंड मैनेजर्स। स्टार्टिंगली we'll start from that कि UBL Fund Managers is 100% owned subsidiary of UBL Bank, यानी हमारी 100% ownership UBL Bank के पास है। Moreover, we have founded in 2001. Since the beginning of our time, we have been providing the you can say the internationally adopted methodology or investment strategy. उस तरीके से हम we have been pioneer in some of our investment strategies. Like for example, आपको वसीला ने थोड़ा सा explain किया था capital protected fund which is CPPI. वसीला ने आपको explain किया था active allocation product, हमारा exchange traded fund. ये सारी वो methodologies हैं investment की जो कि internationally adoptable हैं, और in the Pakistan we were the first one जिन्होंने इसको introduce कराया था। उसके बाद बाकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी इस पैटर्न को फॉलो किया है। तो अभी ये प्रोडक्ट आपको मोर और लेस हर एसेट मैनेजमेंट में मिलेंगे। अच्छा, currently we are managing 79,000 plus customer, और you can say the client, हम उनको सर्विस कर रहे हैं which is 79,000 plus। और अगर हम इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड पे जाएं तो currently we are managing the portfolio of 82 बिलियन प्लस, यानी ये जो 79,000 जो हमारे कॉर्पोरेट और रिटेल क्लाइंट्स हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है विच इज अराउंड 82 बिलियन प्लस। अच्छा, तो तनवीर इसको इसमें मैं एक मैं ऐड करना चाहूंगा। हमारी तरह की कंपनियां जो है, जैसे बैंक्स की क्रेडिट रेटिंग होती है कि ये बैंक AAA है, ये AA+ है, ये बैंक AA है, तो यूबीएल बैंक, एक तो यूबीएल बैंक जो है वो AAA क्रेडिट रेटिंग है उसकी, जो रेटिंग हुई है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की जो रेटिंग होती है उसको मैनेजमेंट क्वालिटी रेटिंग कहा जाता है, तो वो AM1 से शुरू होती है और उसके बाद फिर AM2, AM3, AM4। सो यूबीएल फंड मैनेजर की इस टाइम हाईएस्ट एसेट मैनेजमेंट रेटिंग है, जो JCR VIS एक रेटिंग कंपनी है, उन्होंने असाइन किया हुआ है। सो ये यानी पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज है जिनको ये रेटिंग मिली, दिस इज द हाईएस्ट रेटिंग। तो ये रेटिंग अगेन आपकी परफॉर्मेंस। जी निम्रा, एट अ टाइम मल्टीपल कंपनीज को AM1 का रैंक मिल सकता है? जी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, AM1 रेटिंग हमें मिलती है आपकी प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस की वजह से है। इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की, जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत फेयर रहते हुए प्रैक्टिसेस आप रन कर रहे होते हो। तो just as I have said, we have founded in 2001. Since beginning of our time, we have been rewarding through multiple of awards, such as Lipper Award. Lipper Award basically एक ये परफॉर्मेंस अवार्ड होता है इन द कैटेगरी ऑफ इस्लामिक इक्विटी एंड इस्लामिक इनकम। तो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिल चुका है इन द पास्ट टाइम। हमें बेस्ट पाशा अवार्ड मिल चुका है। वी हैव बीन रिवॉर्डेड विद द कॉर्पोरेट एक्सीलेंसी अवार्ड, जो कि हमें 2 बार मिला है फ्रॉम द मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक एसेट मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमें ये अवार्ड भी मिल चुका है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक एक्सीलेंसी अवार्ड भी हमें मिला है। और जैसे मैंने बताया था कि लिपर अवार्ड हमें एक बार मिला है इन इनकम साइड एंड इक्विटी साइड, तो ट्वाइस अगेन हमें ASSF जो इक्विटी के फंड के बारे में वसीला आपसे बात कर रही थी, उसमें हमें 2 बार और ये अवार्ड मिल चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अच्छा, ये सारी बातें हम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, यूबल फंड मैनेजर्स के बारे में। तो
I must told you that we are the top four amongst the top four in asset management category. हमारे साथ और भी competitors हैं जो top four में आते हैं, but ये top four में रहने की कुछ reasons होते हैं. वो top four में रहने के कुछ reasons तरीके से ऐसे हैं कि जैसे proven investment management processes हैं हमारे, like हमारे पास जो transparency है या हमारी जो work in process है behind the scene या behind जो हमारी work fund management team है या हमारे जो research team है, वो अपनी homework या अपना काम इस तरीके से research कर रहे होते हैं कि हमारे clients को एक proven services हमारी तरफ से मिल रही है. दूसरा जो हमारी अनपैरेलल कस्टमर सर्विस है, वी हैव अ ह्यूज सेल्स टीम जिसको आप रिलेशनशिप मैनेजर कहते हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं इन फ्यूचर, जो आफ्टर सेल सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे होते हैं. तो वो अनबाइस्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं. हमारे लिए मैटर नहीं करता कि 500,000 का क्लाइंट है या 500 मिलियन का क्लाइंट है, हमारी सर्विसेज जो है वो अनपैरेलल्ड है और वी ट्राइड कि हम अपनी बेस्ट सर्विसेज क्लाइंट्स को दे सकें, तो जो कि हमारे मिशन और विजन स्टेटमेंट से भी रिलेट करता है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, 2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लूँ कि हम ह्यूज सेल्स टीम अभी लेके चल रहे हैं अपनी, जो कि इन 79,000 प्लस कॉर्पोरेट एंड रिटेल क्लाइंट्स को सर्विसेज कर रहे हैं. तो उनकी भी टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग करते रहते हैं. हम बेसिकली उनको ऑन एंड ऑफ वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जो उनकी मार्केट नॉलेज है टाइम का अपडेट रहे टाइम टू टाइम, और प्लस वो आपको उसी तरीके से गाइड कर सकें कि आपको किस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को चेंज करना है या दूसरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है. इसी तरीके से अलाइन विद द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस, ये जो हमने आपको बताया था कि वी हैव बीन पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग सम इंटरनेशनली प्रैक्टिस मेथड, तो उसी वजह से हमें ये की टू सक्सेस भी है हमारा. अच्छा, मुझे पर्सनली अपनी कंपनी की विजन स्टेटमेंट बहुत पसंद है. अगर आप उसको पढ़ें तो वो अपनी एक ही वन लाइनिंग जो प्रोपोजिशन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि टू बी द बेस्ट इन क्लास and most preferred investment, to provide the most investment preferred solution to our customer, existing or the in future customers. तो ये रीज़न है हमारी एग्जिस्टेंस का. और अगर आप मिशन की बात करें तो वी फोकस ऑन सुपीरियर रिटर्न्स, वी फोकस इन द एक्सेलेंट कस्टमर सर्विसेज, नीड बेस्ड प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करते हैं, आर एथिकल स्टैंडर्ड्स आर हाईएस्ट एंड प्रोफेशनल, एंड वी वुड लाइक टू एजुकेट आवर पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज वाइल बीइंग जो उनकी इन्वेस्टमेंट हो एक्सेसिबल हो उनके पास, और हमारी जो गाइडेंस हो वो हमारे लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पास अवेलेबल हो. अच्छा, थोड़ा सा अब प्रोडक्ट स्वीट्स की बात करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट कार्ट है उसके अंदर कौन कौन के फंड्स या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास. तो मेजरली वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ एसेट क्लासेस, जिसमें हमारे पास 23 म्यूचुअल फंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं. ऑब्वियसली उसका भी हम नाम वगैरह नहीं लेंगे, बट सारी एसेट क्लासेस हम इसके अंदर, मेजॉरिटी ऑफ एसेट क्लासेस हम कवर कर रहे हैं. उसके बाद वी हैव 8 एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स. जैसे वसीला ने आपको एक्सप्लेन किया था हमारे कुछ प्लान्स के बारे में, चिल्ड्रन सेविंग प्लान होते हैं, हज सेविंग प्लान होते हैं और वेल्थ बिल्डिंग प्लान होते हैं. तो इस तरीके से कुछ प्लान्स होते हैं जो फंड्स की एलोकेशन को मिक्स एंड मैच बनाते हुए आपको एक प्लान आपकी नीड के हिसाब से हम आपको ऑफर कर रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक पर्पज़ है या आपका एक ड्रीम है कि आपको अपने पिलग्रिमेज यानी हज के लिए आपने कुछ सेव करना है, तो उसके लिए हमारे पास हज सेविंग प्लान है. एक हमारे पास महाना मुनाफा प्लान है कि जी आपको मंथली कुछ इनकम चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे, जो आप अपने किचन एक्सपेंसेस को या अपनी नीड्स को, जो मंथली नीड्स उसको आप फुलफिल कर सकें. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 2 वॉलंटरी पेंशन स्कीम है जिसको हम रिटायरमेंट सेविंग फंड भी कहते हैं. 2 से मेरा ये मतलब है, जैसे वसीला ने बताया था, कि हमारे पास शरिया कंप्लाइंट भी है और हमारे पास कन्वेंशनल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है. डिपेंड करेगा कि जो क्लाइंट की प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से. अच्छा, इस वॉलंटरी पेंशन स्कीम के अंदर हम 5 डिफरेंट एलोकेशंस ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे एसेट क्लासेस की बात हो रही थी, आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा, आपको इनकम क्लास का एक्सपोजर मिलेगा. आपको अगर आपने इक्विटी नहीं लेना तो आप सेफ साइड पर रह सकते हैं. ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे होगा कि आप किस एसेट क्लासेस में जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे होते हैं. आफ्टर रिटायरमेंट हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो पोस्ट रिटायरमेंट प्रोडक्ट कहलाता है, बेसिकली इनकम पेमेंट प्लान. यानी रिटायरमेंट से पहले आप जो अमाउंट वॉलंटरी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वही अमाउंट आपको इन टर्म्स ऑफ मंथली पेमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है थ्रू योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ होता है.
तो ये डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट स्वीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा एक मेजरली एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको अभी इसके इंट्रोडक्शन में अपना बताया था कि यूबीएल फंड मैनेजर्स इज 100% ओन सब्सिडियरी ऑफ यूबीएल बैंक। इसी तरीके से हमारी एक इस्लामिक विंडो है विच इज़ अल-अमीन फंड्स, और अल-अमीन फंड्स इज द 100% ओन सब्सिडियरी ऑफ यूबीएल फंड मैनेजर्स। अच्छा, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हम शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट एंड सर्विस अपने शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर शरिया बोर्ड एडवाइजरी विच कंप्राइजिंग ऑफ मिस्टर मुफ्ती हसन कलीम एंड मिस्टर मुफ्ती मोहम्मद नजीब खान साहब। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है, अगर आप लोग को ये विजिबल हो, जो कि अभी अगर आपके माइंड में, अभी हमने प्लान्स आपके डिस्कस किए, ड्रीम्स डिस्कस किए, तो आप थॉरोली इसको ज़रा थोड़ा सा चेक कर लें कि जैसे अगर किसी आप में से किसी के दिमाग में ये ऐसा है कि लाइक आप यू वांटेड टू इन्वेस्ट या सेव फॉर योर हायर एजुकेशन, तो उसका होराइजन कितना होना चाहिए? जैसे आई हैव सेड कि मैंने तकरीबन साल 1.5 साल अपनी सैलरी में से एक एक्स अमाउंट सेव करना शुरू किया और आफ्टर अ ईयर मैंने जाके एडमिशन ले लिया। तो ये एक ऑब्वियसली ये एग्जांपल है, ये होराइजन भी चेंज हो सकता है, लेकिन फंड कैटेगरी की जो सजेशन है हमारी वही रहेगी। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एजुकेशन के लिए, अपनी सेल्फ एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है। आप इनकम क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बैलेंस फंड की साइट पे जा सकते हैं, आप एसेट एलोकेशन फंड की साइट पे जा सकते हैं, और इवन हमारे प्लान्स भी अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करूँगी, लाइक फॉर एग्जांपल आप पिलग्रिमेज के लिए सेव कर रहे हैं, हज और उम्रे वगैरह के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप कितना रेशो अपनी सैलरी में से सेव करें। अगर आपकी सेविंग कैपेसिटी या सेविंग पावर बहुत अच्छी है तो आप बहुत जल्द सेव कर सकते हैं। हमारे इन प्लान्स में जाते हुए, जैसे लाइक यहाँ मेंशन भी है हज सेविंग प्लान, तो आप उसको जल्दी भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बेसिकली बाउंडिंग आपको नहीं है। लाइक आपको ये नहीं है कि अगर आपने हज सेविंग प्लान स्टार्ट किया है तो आपने रेगुलर इंटरवली इसका अमाउंट सेम रखना है, या आपका जो इंटरवल होगा इन्वेस्टमेंट का वो बिल्कुल सेम होगा, ऐसा नहीं है। आप मंथ में ट्वाइस अ मंथ इन्वेस्ट करें, आप थ्राइस अ मंथ इन्वेस्ट करें, या आपकी अपनी सेविंग कैपेसिटी, आपकी अपनी सेविंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना सेव करो। तो जितनी ज़्यादा आप सेव करोगे उतना जल्दी आपका जो गोल होता है वो अचीव होता है विद रिटर्न्स ऑब्वियसली। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है, यानी आप उसको इन्वेस्टमेंट +2 कह लें, इन्वेस्टमेंट स्क्वायर कह लें, वो होती है चाइल्ड एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर बर्थ आप सेव करना शुरू करें। अमाउंट मिनिमम से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप उसको सेव करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी वो अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी एज 1 ईयर की है, 1 ईयर से आप उसकी कोई पॉलिसी ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ले लेते हैं, आप सेव करना शुरू कर होते हैं, तो वो द पीरियड ऑफ लाइक जब वो 18 का या अडल्ट होगा तो आपके पास इतना अमाउंट होगा, वो किसी अच्छी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जाके अपना एडमिशन आप उसका करवा सकते हैं। तो चाइल्ड की एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, अगेन आई विल से कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ट्वाइस है, उसको स्क्वायर है, यानी आपकी एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी है प्लस आप अपनी चाइल्ड के फ्यूचर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर जो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी जो मैरिड ख़वातीन हैं लाइक हैविंग चिल्ड्रन, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली आप चिल्ड्रन मैरिज के लिए भी सेव कर सकते हैं। होराइजन यहाँ मेंशन है कि आप जब वो छोटा होता है तब से आप सेव करना शुरू करते हैं, जब तक उसकी एज जाती है 20-25, इन बिटवीन 25, तभी ऑब्वियसली आप प्लान करते हैं उसकी मैरिज, जैसे भी आपके हिसाब से हो। उसी के एसेट एलोकेशन फंड हमारे पास अवेलेबल है, इक्विटी फंड अवेलेबल है। तो ये चीज़ें आपको और डिटेल में बताई जाती हैं, जो अभी वसीला आपको बताएंगे कि आप हमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे और किस तरीके से हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अच्छा, इसमें लास्ट बस आप जी इसमें जी मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा बुनियादी असूल होता है कि एक एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये होता है कि जिसको उर्दू में, आई डोंट नो, मैंने क्योंकि कुछ अर्सा स्कूल उर्दू में भी पढ़ा था, सूद मुरक्कब उर्दू में कहा जाता है। सूद मुरक्कब का ये होता है कि वो आपके एक एक साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो जब आपके प्रिंसिपल में ऐड होते जाते हैं, ठीक है, वो उस पे फिर एक कंपाउंडिंग का रूल अप्लाई होता जाता है। तो जितना टाइम ज्यादा होगा आपकी इन्वेस्टमेंट का, उतना ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक तो प्ले करती है। एक और मैं चीज बताना चाहूंगा कि ये जो जितने भी प्लान्स हैं, सेविंग प्लान्स हैं और इसके अलावा जो पेंशन के प्लान्स हैं, इनमें एक हम फ्री तकाफुल कवर, लाइफ तकाफुल कवर ऑफर करते हैं, जिसकी जो इन्वेस्टर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए बिल्कुल फ्री होता है। अच्छा, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी ये प्लान्स ऑफर करती हैं, बट हमारे और उनमें शायद फर्क ये होता है कॉस्ट का। उनकी जो शुरू की एंट्री कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे पहले साल वो
बहुत ज़्यादा डिडक्शन हो जाती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में ये बहुत ही कम होती है अमाउंट। जैसे बैंक की भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बैंक भी बेसिकली आपके अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे तो वो पूरे का पूरा कमा रहा होता है, तकरीबन 6 से 8% का स्प्रेड कमा रहे होते हैं। सेविंग अकाउंट पे भी एटलीस्ट वो 5%, 6%, 5% के राउंड अबाउट स्प्रेड कमा रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, उनकी फी बहुत ही थोड़ी होती है, कोई 1%, मैक्सिमम 2% की फी होती है, और वो फिक्स होती है। ठीक है, तो यानी बैंक से भी हम कम कॉस्ट है हमारी, और इंश्योरेंस से तो खैर बहुत ही कम है। तो ये मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा था। और स्पेसिफिकली इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, जो इंश्योरेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे क्लाइंट के लिए, हाँ, और ये दो फ्री उसकी ऑफ थोड़ी सी, तकाफुल। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है तकाफुल हमारे पास। तो उस फसीला, could you please explain how to invest with us? ओके, थैंक यू निम्रा। Thank you. ओके, नेक्स्ट सवाल यही आता है, इतना यूबीएल फंड्स के बारे में निम्रा ने बता दिया कि अब यूबीएल फंड के साथ आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, मतलब हमारे साथ इन टच आप कैसे रहेंगे। तो सिंपल कुछ एवेन्यूज़ हैं जिसके थ्रू आप हमारे साथ इन टच हो सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एसएमएस का है कि आप एसएमएस कर सकते हैं हमें, इन्वेस्ट INVEST और अलमीन ALAMEEN, और आप सेंड कर दें 8258 पे। सेकेंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कॉल का, जो हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-000-026 और 0800-000-2633, 0800-2633, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट, आप विजिट कर सकते हैं www.ublfunds.com। वहाँ पे एक फॉर्म है, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने नाम और कंप्लीट कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। देन आप हमारे साथ फेसबुक के थ्रू भी अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, या हमें फेसबुक के मैसेंजर पे आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट का, आप उस थ्रू भी अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, या आप हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं customercare@ublfunds.com के। आपको कोई क्यूरी है या आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप उस पर भी ईमेल कर सकते हैं, या सिंपली आप हमारे जो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं लाइक यूबीएल फंड्स और अलमीन फंड्स, दोनों के हमारे यूबीएल सेंटर्स हैं, आप वो विजिट कर सकते हैं। या अगर ये नहीं तो फिर हमारे कुछ यूबीएल बैंक के अंदर भी डेजिग्नेटेड है जहाँ पे ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पे है, और आप वहाँ से भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, अब ये सब होने के बाद जब आप हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं और इन टच हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि हमारा रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ कांटेक्ट में आता है, और रिलेशनशिप मैनेजर फिर वो नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा कि नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले वो आपकी नीड एनालिसिस करेगा कि आपकी नीड क्या है, आप किस हिसाब से आपकी सुटेबिलिटी है, आप किस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लान जो है उनके साथ डिस्कस करेंगे, या जो भी आपके मतलब जो भी आप उनके साथ इजीली बताना चाहें, या कोई भी अपना फॉर्मेट आप उसके साथ डिस्कस करना चाहें वो आप डिस्कस करेंगे। फिर उसके ऊपर जब आप एग्री हो जाएंगे तो एक हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, आप अकाउंट ओपन करेंगे सिंपल म्यूचुअल फंड के अंदर। और म्यूचुअल फंड में जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, चाहे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में या इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो थ्रू ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप थ्रू चेक कर सकते हैं, दो ऑप्शन हमारे पास है। देन आप इन्वेस्टमेंट जो है लमसम अमाउंट पे भी कर सकते हैं, और प्रीवियस जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्ट रेगुलरिटी जिसे हम कहते हैं सिप, आप थ्रू सिप के भी थ्रू कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ रेगुलरिटी आप एक इन्वेस्टमेंट बना देंगे, मतलब मंथली, और मंथली जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट से क्रेडिट होती जाएगी म्यूचुअल फंड के अंदर। नेक्स्ट अकाउंट ओपन हमारा मिनिमम यूबीएल फंड्स का सेम वही आपको लास्ट जैसे बताया कि 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और कोई अपर लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की। आप लॉन्ग टर्म के लिए जितना ऐसे लेकर जा सकते हैं, जैसे अभी तनवीर ने बताया कि आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को लेकर जाएंगे तो वो आपके कंपाउंडेड ही होता रहेगा। तो आप ये सब स्टेप्स करने के बाद फिर आपके पास एक नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप इन सब में इन सबको आप देखेंगे कैसे। इन सब में आप अपनी वैल्यू एडिड सर्विसेज जो हमारी हैं वो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं जो आप कहीं भी फिजिबली इजीली कहीं भी बैठ के आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास है, स्मार्टफोन्स एवरीबडी सबके पास आजकल मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हैं। तो मोबाइल के थ्रू हमारी मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड सिस्टम भी है, iOS वर्जन भी है, आप दोनों के थ्रू बैलेंस अपना देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम स्मार्ट सेविंग मोबाइल ऐप के नाम से है। बैलेंस आप वहाँ अपना चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स आपने देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और डेली आपका प्रॉफिट एंड रिटर्न जो भी आ रहा है वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और साथ में जो परफॉर्मेंस ट्रांजेक्शन जो आपको परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल आपको एडिशनल ट्रांजेक्शन कोई परफॉर्म करनी है, कोई आपको कन्वर्जन करनी है एक फंड से दूसरे फंड में, या आपको
अमाउंट जो है रिडीम करना है, रिडम्पशन करनी है या एडिशनल आप करना चाहते हैं, तो एनी ट्रांजेक्शन आप वहाँ से इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट सेविंग ऑनलाइन पोर्टल भी हमारे पास अवेलेबल है, सेम सारे ऑप्शन उसी में अवेलेबल है। बैलेंस व्यू कर सकते हैं आप, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट, एंड आल्सो अपनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है हमारे पास वैल्यू एडेड सर्विसेज में, वो है टेली ट्रांजेक्ट फैसिलिटी। टेली ट्रांजेक्ट फैसिलिटी में आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक कॉल करके, जो टोल फ्री नंबर मैंने आपको बताया था उस पर कॉल करके आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। एंड अनदर एक और चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, मोबाइल एसएमएस। मोबाइल एसएमएस के थ्रू भी आप हमारे 8258 पे आप मैसेज कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, और साथ में कोई भी ट्रांजेक्शन थ्रू एसएमएस आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बट ये श्योर है कि ये सारी चीज़ें आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही रहेंगी और आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही करेंगे। सो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट अस में भी सेम वही हमारे टोल फ्री नंबर आ रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा है। टोल फ्री नंबर दोनों 0800-00026, 0800-263336, और फिर कुछ ये हमारी दो वेबसाइट SMS हैं, दो एक इन्वेस्ट आप 8258 पे भी कर सकते हैं, अल-अमीन 8258 पे। और ये हमारी दोनों कन्वेंशनल और शरिया कंप्लाइंट दोनों वेबसाइट हमारी अलग अलग है, ublfunds.com, ठीक है, और www.alaminfunds.pk आप इस पर विजिट कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, फंड की परफॉर्मेंस वहाँ अवेलेबल है, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। आप इजीली अगर देखना चाहें, कंफर्मेशन करना चाहें, तो वहाँ सारी चीज़ें आप इजीली रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन अच्छा, हो गया, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप अपने क्वेश्चंस जो हैं टेक्स्ट कर दें चैट मोड में। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है जूम में। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें आया है कि हाउ कैन वी अरेंज मीटिंग्स विद यू फॉर टेकिंग एडवाइस ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन विच फंड्स। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब वसीला दे चुकी हैं कि हमने आपको टच पॉइंट्स बताए हैं। आप एसएमएस हाँ हमें कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकती हैं, फेसबुक पेज पे एक लाइन ड्रॉप कर सकती हैं, वेबसाइट पे हमारा फॉर्म है वो फिल करके हमें भेज सकते हैं। तो हम हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हमारा रिलेशनशिप मैनेजर आपसे कांटेक्ट कर ले, आपसे मीटिंग तय कर ले। जैसे ये पिछला पीरियड गुजरा है तो इसमें बहुत सारी जूम मीटिंग्स या गूगल मीट मीटिंग्स भी हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स करते रहे हैं। तो अगर आप वन ऑन वन मीटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो पे करना चाहें व्हाट्सएप वीडियो पे या जूम पे, वो भी आप स्केड्यूल कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमें और आया था जो बेसिकली यही था कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है। तो इस पे निम्रा आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। फाइन, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड के साथ एक एडेड एडवांटेज हम आपको दे रहे होते हैं अंडरलाइंग आवर प्लान। यही क्वेश्चन तनवीर, मैं सही चल रही हूँ? जी जी, बेसिकली सवाल मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगा कि इंश्योरेंस के भी बहुत सारे प्लान्स मार्केट में ऑफर कर रहे होते हैं ना। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी एजुकेशन प्लान, मैरिज प्लान ऑफर कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल, जैसे थोड़ा सा हम में और उनमें फर्क बुनियादी यही है कि मैं बता देती जी हूँ, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन जी कर देती हूँ। बेसिकली जी देखिए, ऑन दी बैक एंड साइड जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो उनके प्लान्स होते हैं, वो अल्टीमेटली इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स में ही कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनकी स्टेटमेंट वगैरह या अगर उनकी जो रिपोर्ट्स अगर आप मंगाएं या उनके एडवाइजर से आप पूछें, तो वो अल्टीमेटली जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है उनकी भी फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। लेकिन इसका जो डिफरेंस, जो अब ह्यूज डिफरेंस है, विच इज़, एक तो ये कि इंश्योरेंस प्लान एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यानी आपने 10 साल, देन 20 साल तक जो भी होराइजन है कि मिनिमम 10 इयर्स तो आपको लगते हैं उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो की साइड पे लाने के लिए, ब्रेक क्योंकि इवन करने में भी बहुत टाइम ब्रेक लग इवन, जाता है। एग्जैक्टली, ब्रेक तो इवन ब्रेक में भी इवन मिनिमम मैं 5 मैं ईयर्स थोड़ा लगते सा हैं। ऐड करूंगा। ब्रेक इवन से मुराद ये है कि उस पे पहले 1 2 3 सालों में आपकी इतनी डिडक्शन या कटौती हो जाती है आपके जो आप रकम ऑलमोस्ट थर्टी इंश्योरेंस परसेंट कंपनी को। हाँ, ऑलमोस्ट 30%। तो वो उसको दोबारा से प्रिंसिपल अमाउंट तक आते आते इतना टाइम लग जाता है कि वो ब्रेक इवन पे आ सके। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आप थोड़े से पीरियड में ही ब्रेक इवन या ब्रेक इवन से बहुत आगे चले जाते हैं प्रॉफिट्स में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इसका बेसिक अच्छा पॉइंट म्यूचुअल फंड का अगर आप बेनिफिट बोलें तो कंपैरिजन ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तकाफुल मिल रहा है।
तकाफुल के साथ साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट का या जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप आपके लिए एक्सेसिबल है, आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम खुदा न करे आपको नीड पड़ती है तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो। वेयर एज इन म्यूचुअल जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो ब्रेक इवन पे भी नहीं पहुंची होती है अगर आप 5 साल की बात करें, और 10 ईयर्स पे तो जाके उसका मिनिमल सा प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू होता है। तो म्यूचुअल फंड को अगर आप बोलेंगे तो विद इन 10 ईयर्स बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विद फ्री तकाफुल कवरेज इस म्यूचुअल फंड, और अगर ओवर 10 ईयर्स की साइड पे अगर आप जा रहे हैं तो वो फिर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये पाकिस्तान से बाहर के कंट्री स्पेशली वहाँ बहुत पॉपुलर हैं, और ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में एटलीस्ट किसी न किसी का म्यूचुअल फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं, स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग के हवाले से। तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में और इवन इंडिया में भी अब ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है वो जॉब स्टार्ट करने के कुछ अर्से बाद ही शुरू कर देते हैं, ताकि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस आहिस्ता 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 ऐड होती जाए, और कंपाउंडिंग जितना वो टाइम पीरियड 25-30 साल का होता है उसमें कंपाउंडेड रिटर्न्स आपके अच्छे बन सकें, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपके एक्सपेंसेस मीट हो सकें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू होता है। पब्लिक सेक्टर में ऑब्वियसली अभी कुछ इदारे हैं जो पेंशन रिटायरमेंट के बाद भी देते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम इदारे हैं। तो ग्लोबली एक ये ट्रेंड है कि लोग रिटायरमेंट के लिए और बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत जल्दी प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। जैसे एक ये सवाल था कि मैरिज यानी डॉटर की मैरिज के लिए किन एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना चाहिए? वसीला, अगर आप आंसर करना चाहें। हाँ बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर की अगर आप डॉटर की मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो देखिए वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, और उस लॉन्ग टर्म प्लान के लिए कम से कम फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके जो वो वॉट एवर आपकी डॉटर जो है वो 5 साल की है, 10 साल की है, तो मिनिमम आपको नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स चाहिए, मैक्सिमम नेक्स्ट टू 20 ईयर्स चाहिए, 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए। तो आई थिंक इस 10 साल 15 साल के लिए आप अगर फंड का कुछ डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करें, लाइक जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप बैलेंस फंड की तरफ मूव हो जाएं, या आप अगर फुल स्टॉक का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, जैसे अभी तनवीर ने भी एक्सप्लेन किया कि 10 साल में अभी तक किसी को लॉस नहीं हुआ, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट पे है, लॉस नहीं हुआ, तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को 60-40 बना के, 50-50 बना के। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप दोनों तरफ से दोनों साइड पे आप इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉफिट जो है रिटर्न गेन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास मिनिमम साइड पे भी अवेलेबल है, अगर आप मिनिमम साइड पे आएंगे तो मिनिमम साइड पे भी आप कर सकते हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म हमारे 10 इयर्स लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो 10 इयर्स लॉन्ग टर्म दैट्स मीन आपको डाइवर्सिफाई ही करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप 50-40 का रेशो, 60-40 का रेशो रखें या 50-50 का रेशो रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि ये कमेटी सिस्टम जो होता है उससे किस तरह बेहतर है अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इसमें म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली में देखिए, इन्वेस्ट किया जाए? इसमें एक मैं सिंपल एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूंगी। अगर हम कमेटी के हिसाब से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 10 मंथ्स का एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि हमारे पास एक कमेटी हो रही है 10 महीने की 20,000 की, फॉर एग्जांपल, या चलें 10,000 रख लेते हैं, 10,000 की। तो अब कमेटी जो आपकी जमा हो रही है हर 20 महीने तक जमा हो रही है, 10,000 तो वो 10,000 जो है आपको सिर्फ उतने ही मिलेंगे जितने आपने 20 मंथ्स में जमा किए, ठीक है, उससे उसके ऊपर आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। और समटाइम ये होता है कि आई डोंट नो कि जो कमेटी डालते हैं वो सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है, समटाइम होता है समटाइम नहीं होता, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप SIP प्लान लेंगे कमेटी बेस के, उस पर अगर आप SIP प्लान में आएंगे और वो प्लान आप 10 महीने तक फिक्स कर दें और 10 महीने तक एक आपके 10-10 हज़ार उसमें जाते रहें, और उसके साथ अगर आप वेल बिल्डर प्लान या कोई इस तरह का इक्विटी प्लान उसके साथ लगा दें, तो वो इन्वेस्टमेंट, वो जो आपका अमाउंट है वो उसके साथ बढ़ता जाएगा, उसके साथ जो प्रॉफिट है वो इनकर्ट होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। एट द 10 मंथ्स के बाद या मंथ जब आप 11वें महीने में आएंगे तो एक अमाउंट तो आपकी वो 10,000 के साथ आपका तकरीबन जो अमाउंट बना होगा वो बन जाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज है वो ऐड हो गया होगा। तो ये है कि आपको उस 10 महीने जो आप वेट कर रहे थे कि अब 10 महीने बाद
वही आपको 1-2 लाख मिलेगा। तो उसके साथ कम से कम आपको 1-2 लाख के ऊपर 30-40 हज़ार, ऊपर 20 हज़ार मिल सकते हैं इजीली, वो ज्यादा बेहतर। एग्जैक्टली सेम, ये X+1 हो जाएगी आपकी वैल्यू एक तरीके से। एग्जैक्टली X+1 हो जाएगी। और आई थिंक ये सेफ है। और अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर आपको बीच में नीड भी हो रही है तो आप बीच में विड्रॉ भी कर सकते हैं, से सपोज, क्योंकि कमेटी में दिया जाता है फिर आप फिक्स ही हो गए, बस एनी हाउ देनी है, और जब आपका नंबर आए फिर जाके आप निकालें और फिर जाके आपको वो एक अमाउंट मिले। यहाँ पे ये है कि आपको अमाउंट के साथ साथ प्रॉफिट भी मिल जाएगा इजीली। सही। अच्छा, एक फिनोमेना हमने और देखा है, वो जो पेरेंट्स हैं वो जाहिर है इसको ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चों की जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो हर साल इंक्रीज हो जाती है, और उसके पीछे फैक्टर है इन्फ्लेशन। क्योंकि स्कूल्स की जाहिर है अपनी कॉस्ट भी बढ़ रही होती है, तो वो हर साल फी में इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस भी हर साल तकरीबन उनमें एक इंक्रीज आ रहा होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जाएं जो इन्फ्लेशन को, एक तो इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न बना सके, ताकि आपका बच्चा या बेटी जो है जब कॉलेज यूनिवर्सिटी या जब आपको वो पैसों की जरूरत पड़े तो आप इजीली वो जो कॉस्ट है, एजुकेशन कॉस्ट, उसको मीट कर सके। क्योंकि हर हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि बेहतरीन से बेहतरीन इदारे में अपने बच्चे को भेजा जाए। तो ये बहुत मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। अच्छा जी, और एनी अदर क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स? अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप टेक्स्ट भी हमें कर सकते हैं। अगर और क्वेश्चन नहीं है तो वी वुड रिक्वेस्ट के हम इस वेबिनार सेशन को मेरा ख्याल है क्लोज करते हैं। चले, थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स। ये इसकी अगर आपने दरमियान में ज्वाइन किया है या बिल्कुल एंड पे ज्वाइन किया है तो इसकी वीडियो हम इंशाल्लाह फेसबुक और यूट्यूब पे अपने चैनल पे लगाएंगे। यूबीएल फंड मैनेजर्स का स्मार्ट सेविंग विद यूबीएल फंड्स हमारा फेसबुक पेज है, और सिमिलरली स्मार्ट सेविंग विद यूबीएल फंड्स हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल होगी। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वसीला, थैंक यू।